अगर जिंदगी में सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाए तो जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में एक यंग कपल मैट और केट न्यूयॉर्क के अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनके घर को मरम्मत की आवश्यकता है, इसलिए वो काम शुरू कर देते हैं। किचन को सेट करते वक्त केट एक मरे हुए पक्षी को कैबिनेट के अंदर देखती है और उसे बाहर दफनाने जाती है। घर के साथ आए सामान को फेंकते समय मैट को दीवार पर कुछ अजीब दिखाई देता है, इसलिए वह इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए वॉलपेपर को फाड़ देता है। वहाँ वो एक अजीब की होल के साथ एक बड़ा दरवाजा देखता है। दरवाजा खोलने के प्रयास में वो पुराने सामान के ढेर में ढूंढता है और चाबी पाता है। मैट इसे की होल में डालता है और तुरंत केट को बताने के लिए उसे पुकारता है। वे एक साथ दरवाजा खोलते हैं और हॉलवे की रोशनी अचानक टिमटिमाती है। मैट बिजली कंपनी को समस्या की रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है और केट को रूम के बारे में कुछ अजीब लगता है। अगले दिन बिजली कंपनी से एक ऑपरेटर सर्च के कारणों का निरीक्षण करने के लिए आता है। उनके आश्चर्य हेतु तहखाने में तार बाबा आदम के जमाने के हैं और अजीब तरीके से जुड़े हैं। जब मैट पूछता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ कर सकता है तो ऑपरेटर का कहना है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ऑपरेटर के जाने से पहले वह मैट को घर के पिछले मालिकों के बारे में बताता है जिनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। चौंकाने वाली खबर सुनते ही वह तुरंत इसके बारे में रिसर्च करता है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल में मैट को पता चलता है कि मरने वाले जोड़े का नाम पॉल और मैडेलिन शेफर है। इसके अलावा संदिग्ध की पहचान अज्ञात बनी हुई है, पर उसका गिवन नेम जॉन डो है। मैट एक कलाकार होने के नाते जॉन डो के चेहरे को अपने स्केच पैड पे खींचने की कोशिश करता है और रहस्यमयी कमरे के अंदर ब्रेक लेने चाहता है। वह शराब की एक बोतल खत्म करता है और चाहता है उसके पास एक और बोतल हो। लाइट्स टिमटिमाती है और उसके आश्चर्य हेतु एक और बोतल दिखाई देती है। मैट बोतल की जांच करता है और महसूस करता है कि कमरा इच्छाओं को पूरी कर सकता है। केट लिविंग रूम में टिमटिमाती रोशनी की आवाज से जागती है और मैट को देखने के लिए ऊपर जाती है। कमरे के अंदर वो मैट को बहुत ही उत्साहित पाती है। मैट ने अब तक कमरे को काफी चीजों से भर दिया था। मैट खुशी से केट को एक प्राचीन वैन गॉग पेंटिंग दिखाता है और बताता है ये रूम किसी भी भौतिक इच्छा को पूरी कर सकता है। यह सोचकर कि मैट मजाक कर रहा है वो हंसती है, लेकिन पाती है कि उसका पति काफी ज्यादा गंभीर है। वो उसके थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए $1000 मांगती है। मैट पूरे कमरे में घूमता है और अंत में केट की इच्छा के अनुसार पैसा उठाता है। किसी भी प्रकार का कोई शक न रहे इसको हटाने के लिए वो $1 मिलियन मांगती है और इसी तरीके से वो करोड़पति हो जाते हैं। हालांकि केट को ये सब डरावना लगता है और वो बाहर चली जाती है, लेकिन मैट उसे मना लेता है। वे लोग पूरे दिन कुछ न कुछ विश कर रहे होते हैं। मैट और केट की खुशी आसमान में है। रात को अंत में केट सवाल करती है कि आखिर रूम कैसे काम करता है, लेकिन मैट उसे इसके बारे में चिंता करने के लिए ना कहता है। आने वाले दिनों में वो लोग रूम को बहुत ही एंजॉय करते हैं। वो अपनी सारी विशेष पूरी करते हैं। एक दिन केट अपने आप में खालीपना महसूस करती है क्योंकि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तभी वो मैट को इशारा करती है कि वो बच्चे को विश कर सकती है। मैट उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया है जिसके बारे में उसे सोचना भी नहीं चाहिए। दरअसल केट ऑलरेडी 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इसके बाद मैट बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि केट के पास ऑलरेडी एक बेबी है। मैट बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। वो केट से कहता है कि वो बच्चे को वापस उसी कमरे में ले जाए एंड उसके गायब होने की कामना करे। केट मैट को बच्चा थमा देती है और कहती है काम तुम ही करो। मैट ने बच्चे को हाथ में पकड़ा, लेकिन वो भी इस चीज की कामना नहीं कर पाया। आखिरकार दोनों बच्चे को रखने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में मैट अपनी चेयर पे बैठे बैठे जॉन डो के अधूरे चित्र को देखता है। जॉन डो वही हत्यारा है जिसने इस घर में रहने वाले पिछले मालिकों को मार दिया था। वो जॉन डो के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि जॉन डो अभी एक मनोरोग हॉस्पिटल में जिंदा है। कुछ समय बाद जॉन डो से मिलने के लिए मैट हॉस्पिटल चला जाता है। उसके हॉस्पिटल में पहुंचने पर नर्स ने उसको चेतावनी दी कि पिछले 45 साल में उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया है सिवाय पत्रकारों के। इसलिए मैट कहता है कि वो भी एक पत्रकार ही है ताकि वो जॉन डो से मिल सके। आखिरकार मैट जॉन डो से मिलता है और उससे घर के बारे में पूछता है। अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल के साथ जॉन मैट से कहता है कि वो इस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब मैट जॉन से पूछता है कि उसने शेफर्स को क्यों मारा था जो वहाँ के पुराने मालिक थे, तो जॉन बताता है कि वही एक तरीका बचा था उसके पास। जॉन मैट को ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन अंत में उसको चेतावनी जरूर देता है कि वो जल्दी से जल्दी उस घर को छोड़ के चले जाए, इससे पहले कि बहुत ही ज्यादा देर हो जाए। मैट वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर पहुंचने के पहले वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है। वहाँ वो गाड़ी में फ्यूल भरता है और पेमेंट करने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है। जब वो पैसे निकालता है तो उसकी जेब से सिर्फ मिट्टी निकलती है। दरअसल वो घर से बहुत सारे पैसे लेके निकला था। वो जल्दी से घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसने सारे पैसे बाहर फेंकना शुरू कर दिए। सारे के सारे नोट्स धूल में तब्दील हो जाते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने वैन गॉग की पेंटिंग को भी आधा बाहर रखा। जो पोर्शन उसने दरवाजे से बाहर रखा था वो धूल बन जाता है। गुस्से में आकर मैट ने रूम के रहस्य को जानने के लिए दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। वो केवल तारों को आपस में जुड़ा हुआ देखता है। इसी बीच केट बच्चे को लेकर बाहर जा रही थी। मैट उससे बाहर जाने से रोकता है। वो कहता है बाहर जाना सेफ नहीं है। केट उसकी बात नहीं मानती, वो बाहर चली जाती है। तभी बच्चा रोने लगता है।
और उसकी स्किन जलने लगती है। केट मदद के लिए चिल्लाती है। मैट थोड़ी देर सोचता है लेकिन उसके बाद उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो बच्चे को बाहर से लेके अंदर आ जाता है। जब वे लोग बच्चे को अंदर लेके आते हैं तो उनको पता चलता है कि बच्चा अब बड़ा हो चुका है। उस दिन बाद में मैट खुलासा करता है कि ये कमरा उनको कुछ भी दे सकता है लेकिन एक शर्त पे कि वो चीज बाहर नहीं ले जा सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वो चीज बहुत ही ज्यादा रैपिडली एज करेगी और धूल बन जाएगी। केट जवाब देती है कि बच्चा कोई चीज नहीं है और ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो अपने बच्चे को बाहर कभी भी नहीं ले जा पाएगी। वो बच्चे का नाम शेन रखती है एंड उसके साथ काफी सारा टाइम बिताती है। शेन ने अपने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एक दिन वो बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी केट वहां पहुंच जाती है एंड उसे रोक लेती है। वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती है। इसके बाद डर से केट ने सारे खिड़की दरवाजों को लकड़ी के फट्टे से सील कर दिया। उसी रात शेन और केट डिनर करते हैं। शेन काफी मायूस है कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए जब केट ने उससे कहा कि उसे बर्फ नहीं खाना चाहिए वो तब भी उसे चबा के खा रहा होता है। वो केट की सारी बातों को अनसुना करता है लेकिन बाद में जब रात होती है तो वो केट के पास आता है और कहता है क्या वो उसके साथ सो सकता है, क्योंकि वो हमेशा केट के साथ रहना चाहता है। मैट अपने नए खरीदे हुए हथियार से शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो घर आता है और शेन को अपने रूम में पाता है। शेन एक स्नो ग्लोब से खेल रहा था लेकिन मैट के वहां पे अचानक आने से वो डर जाता है और ग्लोब नीचे गिर के टूट जाता है। मैट अब भी शेन को अपने बच्चे के रूप में कबूल नहीं कर पाया है। इसके बाद मैट सो जाता है और बच्चा घर में खोजबीन करता है। मैट जागने पे देखता है कि उसका वो स्नो ग्लोब ऑलरेडी ठीक हो चुका है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। वो पहले केट के पास जाता है इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो ग्लोब कैसे ठीक हुआ। उसके बाद लाइट टिमटिमाती है तो वे दोनों कमरे की ओर जाते हैं। जब वे रूम को ओपन करते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि शेन ने कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया की विश कर ली थी। शेन को स्नोमैन के साथ खेलता हुआ देख के केट भी उसके पास आ जाती है एंड खेलने लगती है। ये सब देख के मैट बहुत ही परेशान होता है एंड गुस्से में वो बच्चे को बाहर लेके चला जाता है। केट उसका पीछा करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, क्योंकि शेन तो बस खेल ही रहा था। मैट कहता है कि वो बच्चा विश मांगने में सक्षम है। इसका मतलब वो किसी भी प्रकार की खतरनाक विश मांग सकता है, जैसे कि कोई राक्षस या ड्रैगन। जब वे बहस कर रहे होते हैं तभी फोन की घंटी बजती है और शेन इसका जवाब देता है, बावजूद इसके कि उसे किसी से भी बात करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। मैट वहां पहुंचता है एंड उससे फोन छीन लेता है। वो हैरान होता है कि फोन पे जॉन डो है। जॉन डो महसूस करता है कि कपल ने एक बच्चे की कामना करी है। इसी बीच केट किचन में सारी बातें दूसरे फोन में सुन रही है। जॉन बताता है शेन को घर से बाहर स्वतंत्र रूप से जाने के लिए एक जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। अगर केट की मृत्यु हो जाती है तो शेन बाहर जा सकता है और हर किसी की तरह बूढ़ा हो सकता है, क्योंकि केट ने ही उसकी कामना करी थी। फोन पर जॉन ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो भी रूम के द्वारा रचित एक बच्चा है एंड उसकी भी कामना की गई थी। वो बताता है कि उसकी माँ ने पहले उसके पिता को मारा एंड बाद में उसे भी फोर्स किया कि वो उसे भी मार दे। केट ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है और वो घर से बाहर चली जाती है। वो बाहर खुद को कार एक्सीडेंट में मार लेना चाहती थी मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। इसी बीच मैट बच्चे के साथ अभी अकेला है। शेन उससे तरह तरह के क्वेश्चंस करता है जिसे सुन के मैट बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो शेन को बताता है कि वो एक असली लड़का नहीं है और ना ही वे लोग उसके माता पिता है। सारी सच्चाई सुन के शेन बहुत ही हर्ट होता है एंड वो ऊपर चला जाता है। बाद में मैट उसे सॉरी बोलने के लिए भी आता है और कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी केट भी घर पहुंच चुकी है। केट और मैट मेकआउट करते हैं, साथ में सोते हैं। ये सब कुछ छिपके शेन देख रहा होता है। अगले दिन मैट और केट को पता चलता है कि शेन सामने का दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि शेन बाहर वाले कमरे में था एंड उसकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो पूरी तरीके से वयस्क हो चुका था, हालांकि उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। इसीलिए वो अपने माता पिता के ऊपर बंदूक की नोक तान देता है और शूट कर देता है। इसके बाद बोलता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला है। मैट ने मौके का फायदा उठाकर शेन से बंदूक लेने की कोशिश करी। हाथापाई में केट को चोट आ जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद केट को जब होश आता है तो वो सामने मैट को पाती है। मैट उसे सूचित करता है कि गलती से गोली शेन को लग गई और शेन की मृत्यु हो चुकी है। केट उससे पूछती है कि शेन की बॉडी किधर है। मैट उससे कहता है कि वो शेन की बॉडी को बाहर ले गया जो अब धूल बन चुकी है। केट आंसू बहाते हुए बाहर जाती है एंड शेन की मौत का शोक मनाती है। मैट उसे वापस घर की ओर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट वापस से जागता है एंड वो केट को चारों तरफ ढूंढ रहा है। वो घबराहट की स्थिति में टिमटिमाती रोशनी को नोटिस करता है। मैट अब तक समझ चुका था कि केट और शेन दूसरी दुनिया में जा चुके हैं जो कि रूम के दरवाजे के पीछे है। वो समझ जाता है कि शेन ने विश करके उसका रूप धर लिया है। वो रूम के दरवाजे और दीवार को तोड़ने का काम शुरू करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि शेन जो कि मैट के रूप में है वो केट के साथ लंच कर रहा है। केट इस बात से अनजान थी कि असल में उसके सामने जो मैट है वो शेन है, पर शेन की बर्फ खाने वाली आदत ने यहाँ पे उसकी पोल खोल दी। मैट कमरे के दीवार को तोड़ के तारों के बीच में से गुजर के कमरे के दूसरी ओर वाली दुनिया में आ जाता है। वो जंगलों में से गुजरता है एंड अपने घर का हूबहू एक
एक और हमशक्ल घर ढूंढ लेता है। शेन केट के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तभी मैट क्लोन हाउस में आ जाता है। शेन एक और लड़ाई के लिए उठ तैयार खड़ा होता है। केट भी उठ के बाहर आती है तो देखते है कि सामने मैट के दोनों रूप है। वो किसी तरीके से पहचानने में कामयाब हो जाती है कि असली मैट कौन है एंड शेन को धक्का दे देती है। शेन अब अपने असली रूप में आ चुका था। मैट और केट वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेन अपनी इच्छा शक्ति से रूम का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे जगह का नक्शा बदल रहा था। वे अनगिनत दरवाजों में जाते हैं एंड अपना रास्ता भूल जाते हैं। तभी शेन उनको स्पॉट कर लेता है एंड एक चाकू का इस्तेमाल करते हुए मैट की हत्या कर देता है। वो दरवाजे से बाहर देखता है तो मैट और शेन अभी भी जिंदा है। इस बार मैट ने अपने दूसरे रूप की ख्वाहिश मांगी होगी। वे लोग जंगल से भागते हुए रूम के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। मैट और केट अपने असली संसार के असली घर में पहुंच जाते हैं। वे मेन डोर से निकलने ही वाले होते हैं कि शेन उनके पीछे आ चुका है। असली घर में शेन मैट पर हमला करता है, लेकिन मैट बहुत ही चालाकी के साथ उसको दरवाजे से बाहर कर देता है। इसके बाद केट दरवाजा बंद कर देती है। शेन बहुत ही चीखता चिल्लाता है, लेकिन केट दरवाजा नहीं खोलती है। धीरे धीरे शेन पहले बूढ़ा होता है एंड बूढ़ा होके वो धूल में तब्दील हो जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी केट शेन की धूल को हाथों में उठा के रोती है। मैट उसे हक करता है एंड वे लोग इस घर को छोड़ देते हैं। इसी तरीके से 1 महीना बीत जाता है। मैट कॉफी लेके केट के लिए दरवाजे पे आता है। केट बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि वो खुद को प्रेग्नेंट पाती है। तभी कमरे की लाइट टिपटिपाती है एंड मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग फिर से मुझसे वही सवाल करने वाले हैं कि आखिर में मूवी में हुआ क्या। तो इस बात का फैसला आप ही करिए कि क्या केट शेन के बच्चे से प्रेग्नेंट है या फिर वे लोग अभी भी शेन के द्वारा रचित उस नकली दुनिया में है। क्या ये मैट उसका असली पति है? मूवी में हमें इन सब चीजों का आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है और साथ में नंबर 44 कमेंट कर देना। देखो तो कि कौन आखिरी तक वीडियो देखता है।